चैप्टर 7 श्लोक साहिल का आइडियल। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़ें। अब तक आपने पढ़ा, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अंडस को दादाजी ने कहा। उन्हें भी अंदर अभी थोड़ी चिंता थी। हर कोई उन्हें इसलिए छोड़ देता था कि वो लोग कितने बड़े हैं और वो कितने छोटे। कपूर विला में एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर आकर रुकी। उसमें सुरेश दीवान और उनकी पत्नी महिमा दीवान उतरे। ड्राइविंग सीट में बैठा एक लड़का बाहर निकला जिसकी उम्र लगभग 18-19 की होगी। तीनों उतने बड़े विला को देखने लगे। महिमा जी ने सुरेश जी को देख उनके हाथ में हाथ रख दिया। तीनों अंदर आ गए। गेट पर कैलाश जी और अंजलि जी मेहमान का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को पहचाना ही नहीं। दादाजी ने जैसे ही सुरेश जी को देखा वह जल्दी से उनके पास आ गए और उनके पीछे दादी भी। दादा दादी को आता देख अंजलि जी और कैलाश जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब आ गए, हमें आपका ही इंतजार था। दादाजी विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ बोले। दादाजी को किसी के सामने हाथ जोड़ता देख कैलाश जी और अंजलि जी हैरान हो गए, यहाँ तक कि सुरेश जी और महिमा जी भी और साथ साथ उनका बेटा साहिल भी। इतने बड़े खानदान का आदमी उनके सामने हाथ जोड़ रहा है और उनका इंतजार कर रहा है। सुरेश जी ने भी हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर कहा, अंडस को आना ही था, आपने जो बुलाया था। आइए पधारिए अंडस को रुपए। दादी ने मुस्कुराकर कहा। अंजलि जी ने धीरे से दादी से पूछा, माँ ये लोग कौन है? जिस लड़की को हमने श्लोक के लिए पसंद किया है उसी के माँ बाप हैं। इन्हें तुम्हारे ससुर ने इनवाइट किया, दादी ने आराम से कहा। कैलाश जी ने भी दादी की बात सुनी। वह लोगों को थोड़ी तसल्ली हुई। यह बात सच है कि श्लोक के लिए कोई लड़की जो दादाजी ने पसंद करी थी वह अच्छे घराने की लड़की थी। उन्हें ऊंचे नीचे से फर्क नहीं था, बस ये था कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, घर संभालना चाहिए, इतने बड़े खानदान की बहू होगी, पैसे का रोब नहीं होना चाहिए उसे। अंजलि की महिमा जी को देखकर स्माइल करी और उन्हें अंदर चलने को कहा। वह भी उनके साथ अंदर चली गई। सुरेश जी, महिमा जी और साहिल तीनों पूरे घर को देख रहे थे। इतना बड़ा घर ऐसा नहीं था, उनका भी घर बड़ा था पर इतना बड़ा नहीं था। इस घर में तो हजारों लोग रहने के लिए कमरे थे। कपूर विला लगभग 1000 एकड़ में बना था। कोई कुछ कहता। लाइट ऑफ हुई। सीढ़ियों से आराधना उतारते हुए नजर आई जिसने प्रिंसेस पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था। उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को जुड़ा बनाकर 2 लटें निकली हुई थी, कानों में ईयरिंग, गले में छोटा सा पेंडेंट। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे में हल्की सी स्माइल थी जो कि एक जबरदस्ती की स्माइल लग रही थी क्योंकि उसे इन कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने अपनी माँ की वजह से यह कपड़े पहने थे जो कि जबरदस्ती पहनाए गए थे। कैलाश जी ने अपनी प्रिंसेस को दिखा और जाकर बड़े अच्छे से इसका हाथ को पकड़कर नीचे ले आए। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दादा दादी ने आराधना को गिफ्ट देकर कहा, थैंक यू दादा दादी। अंडस को आराधना ने दोनों को गले से लगा लिया। चलो केक कट करते हैं। रौनक वहां आया। उसने सबको देख कहा, वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। व्हाइट शर्ट, रेड ब्लेजर, रेड पैंट, वो कमल का लग रहा था। बर्थडे मेरा है, खुशी तुझे हो रही है, तू ही काट ले केक, भूख कहीं का नहीं कटना केक। अंडस को आराधना उसे देख बोली, आपको पता है मुझे केक कितना पसंद है। अंडस को रौनक अपना मुंह बनाकर कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर किनारे खड़ा हो गया। सब उसकी हरकत देखकर नाम में सर हिला दिए। एक नंबर का नौटंकी बाज इंसान है। माँ भाई कहाँ है? आराधना ने यहाँ वहाँ देखकर कहा। वो स्टडी में है, किसी जरूरी कॉल आ गई थी उसकी, अंजलि जी ने कहा। कैलाश जी अंजलि जी को देखकर धीरे से बोले, इस लड़की को आज भी काम ही नजर आ रहा है क्या? आ गया होगा किसी का कॉल, अंजलि जी ने बात संभालते हुए कहा और स्टडी रूम की तरफ चली गई। अंजलि जी स्टडी रूम की तरफ जा ही रही थी कि वहां से आता हूँ उन्हें श्लोक दिखा। क्या हुआ माँ? श्लोक ने उन्हें देख पूछा। सब वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अंडस को अंजलि जी ने कहा। अंजलि जी श्लोक दोनों हाल में आ गया। सुरेश जी, महिमा जी और साहिल जो तीनों वाहन खड़े सब जगह से नजर देख रहे थे, सब लोगों को देख रहे थे। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट से हो रही थी। इतने बड़े लोगों के सामने वह भी बड़े थे, उनके पास भी पैसा था, लेकिन कभी इतने बड़े आदमियों के सामने वह कभी ऐसे उनके साथ खड़े नहीं हुए। उन्हें थोड़ी दूरी में श्लोक आता दिखाई दिया। हमेशा से उसे टीवी पर ही देखा था या न्यूज़पेपर में, कभी सामने से नहीं देखा। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पेंट, सिल्के से सेट किए हुए बाल, हाथ में रॉयल वॉच और पैरों में जूते। वह किसी राजा से काम नहीं लग रहा था। महिमा जी सुरेश जी ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने देखने लगे। माँ मेरे आइडिया मेरे सामने खड़े हुए हैं। आपको पता मैं इनको कितना बड़ा फैन हूँ। मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे इनकी तरह बिजनेस में नाम रोशन करना है। साहिल श्लोक देख खुश होते हुए बोला। महिमा जी ने उसे शांत किया।
श्लोक अपने परिवार के पास आया, आराधना को हैप्पी बर्थडे विश किया। जैसे ही वह आया पूरी पार्टी हॉल में सन्नाटा छा गया। सब बस श्लोक को ही देख रहे थे। श्लोक ऐसी शख्सियत थी जिसे लोग मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, पर श्लोक किसी से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था तब या तो पैसों के लिए उससे बात करते हैं या फिर बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। एक वेटर केक की ट्राली लेकर आया और आराधना के सामने रख दिया। कैलाश जी ने आराधना को केक काटने को कहा। आराधना ने इधर उधर देखा, उसे कोने में रौनक खड़ा हुआ दिखाई दिया जो केक को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। आराधना ये देख नमे सर हिलाया, अपने हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाया। रौनक जो अभी तक मुंह बनाकर खड़ा था, आराधना को पास बुलाते देख जल्दी से उसके पास चला गया। आराधना ने उसका हाथ पकड़ा और केक कट किया। भले ही आराम नाम से दिन भर कुछ न कुछ बुलाती रहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वह अपने छोटे भाई से करती थी। वही बस नहीं, पूरा घर सबसे ज्यादा प्यार रौनक से करता था, क्योंकि वह घर का सबसे चाहेता लड़का था और सबसे मजा किया। जिस दिन वह घर में नहीं रहता था उसे दिन ऐसा लगता था घर में कोई है ही नहीं। आराधना ने केक का टुकड़ा उठकर सबसे पहले रौनक के मुंह में डालकर कहा, अंडस्को ये लेखा ले पेटू कहीं का। रौनक ने खुशी से खा लिया। हैप्पी बर्थडे दी। रौनक अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकलकर आराधना की तरफ कर कहा, तू मेरे लिए गिफ्ट लाया है अंडस्को। आराधना अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोली। रौनक ने जल्दी से अपनी मुंडी हाँ में दिला दी। आराधना ने गिफ्ट खोला, उसमें बहुत प्यारी प्लेटिनम की रिंग थी। आराधना ने गिफ्ट को देखा, फिर रौनक को छत से अपने गले से लगा लिया। ये कहाँ से लिया तूने अंडस्को? आराधना ने पूछा, क्योंकि उसका भाई कोई काम धंधा तो करता नहीं है अभी, वो तो सिर्फ कॉलेज ही कर रहा है। वह मेरी पॉकेट मनी में कुछ पैसे थे तो मैं ले लिया अंडस्को। रौनक खुश होते हुए बोला, तूने मेरे लिए अपनी पॉकेट मनी खर्च करी? आराधना ने उससे पूछा, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी उसका भाई पॉकेट मनी के लिए क्या क्या नहीं करता था, यहाँ तक कि वह रो देता था। अंजलि जी के पैरों पर गिरकर वो पॉकेट मनी बढ़ाने की मिन्नतें करता था। मैं अपनी देख ली, क्या इतना नहीं कर सकता हूँ अंडस्को? रौनक ने कहा। आराधना ने नाम है सहेला दिया, फिर केक का टुकड़ा लेकर उसने दादा दादी को खिलाया, कैलाश जी और अंजलि जी को खिलाया, फिर लास्ट का टुकड़ा उठाकर श्लोक के पास गई। उसने जैसे ही श्लोक को केक खिलाने किया, श्लोक ने मना करते हुए कहा, मुझे केक नहीं पसंद, तुझे पता है अच्छे से। आराधना ने केक का टुकड़ा वहीं रख दिया, श्लोक के गले लगा लिया। श्लोक ने अपने पॉकेट से छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके सामने रख दिया और कहा, हमेशा खुश रहो। आराधना छोटा सा बॉक्स देखकर खुश हो गई। उसने बॉक्स को खोलकर देखा, उसमें चाबी थी। उसने श्लोक को देखकर पूछा, भाई ये किस चीज की चाबी है? श्लोक ने बड़े आराम से जवाब दिया, अंडस्को तुम्हारी नई गाड़ी है, अब तुम अपनी गाड़ी से ऑफिस आ जा सकती हो। आराधना के पास अब तक उसकी कोई गाड़ी नहीं थी, या तो वह कैलाश जी के साथ जाती थी या फिर श्लोक के साथ, पर अब उसके पास खुद की गाड़ी थी। वह खुश हो गई। सबने उसे ढेर सारी बधाई दी। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। अब बस वहाँ सिर्फ और सिर्फ दीवान परिवार और कपूर परिवार ही था, जो कि एक साइड सोफा में बैठे हुए थे। दादाजी ने सबको, दीवान परिवार को अपने परिवार का इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मेरे परिवार को तो आप देख ही चुके हैं, अब आप श्लोक से भी मिल सकते हैं। यह मेरा नाती। श्लोक की तरफ इशारा कर कहा, जो वहाँ एक सोफे में बैठा हुआ था। श्लोक से आप जो कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं श्लोक से। अब तक तो श्लोक भी समझ चुका था कि वही फैमिली है जिसकी कल दादा बात कर रहे थे। उसको यहाँ बैठ नहीं जा रहा था, पर दादा दादी के कारण वह बैठा हुआ था। सुरेश जी और महिमा जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, पर साहिल श्लोक को अपने सामने देखकर खुश हो गया। उसने झट से पूछा, आपने कौन सी कॉलेज में पढ़ाई की है? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारे इंटरव्यू देख, मुझे आपके जैसा बनना है। बिल्कुल, मैं आपके सारे ट्रेंड फॉलो करता हूँ। पहले तो मुझे आर्मी में जाना था, लेकिन जब मैं आपको देखा तो मुझे अपना फैमिली बिजनेस एक्सपेंड करने का सोचा। आप मेरे आइडिया है, मैं आपकी तरह ही एक दिन अपने पापा का बिजनेस ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा। अंडस्को साहिल ने खुश होते हुए कहा। उसने ये भी नहीं देखा कि सब उसे कैसे देख रहे थे, वह बस बोल ही जा रहा था। सुरेश जी को तो डर लग रहा था कहीं श्लोक और श्लोक की फैमिली कुछ बोलने लगे, क्योंकि श्लोक के बारे में वह अच्छे से जानते थे कि वह कैसा इंसान है। उसके बारे में बहुत सी खबरें उसने सुनी थी। उसका गुस्सा हमेशा नाक में रहता था। साहिल को अपनी बात का एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा, तब उसे देख रहे थे। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह शांति से अपनी जगह बैठ गया। अच्छी बात है कि तुम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि अपने सपना छोड़कर किसी और के सपने पूरे करना। श्लोक ने आराम से जवाब दिया। कैलाश जी ने जैसा ही उसका ये जवाब सुन, उनका सर शर्मिंदगी से झुक गया, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे जवाब तो उसने साहिल को दिया, पर सीधा सीधा जवाब कैलाश जी के दिल पर गया। अब ये क्यों बाद में जानेंगे।
बिजनेस करना चाहते हो, एक बात हमेशा याद रखना कि हमें मन पढ़ना आना चाहिए। अगर तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो तो तुम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, चाहे वह कुछ भी हो। नामुमकिन से मुमकिन कर सकते हो, श्लोक ने आराम से कहा। श्लोक उसके सवाल से खुश हो गया। सुरेश जी भी इम्प्रेस हो गया। उसकी बात से उन्हें लगा नहीं था कि श्लोक उनसे इतनी आराम से बात करेगा। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। अच्छी बात है कि तुम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि अपने सपना छोड़कर किसी और के सपने पूरे करना। श्लोक ने आराम से जवाब दिया। कैलाश जी ने जैसा ही उसका ये जवाब सुन उनका सर शर्मिंदगी से झुक गया, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे जवाब तो उसने साहिल को दिया, पर सीधा सीधा जवाब कैलाश जी के दिल पर गया। अब ये क्यों बाद में जानेंगे। बिजनेस करना चाहते हो, एक बात हमेशा याद रखना कि हमें मन पढ़ना आना चाहिए। अगर तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो तो तुम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, चाहे वह कुछ भी हो। नामुमकिन से मुमकिन कर सकते हो। अंडस्को श्लोक ने आराम से कहा। साहिल उसके सवाल से खुश हो गया। सुरेश जी भी इम्प्रेस हो गया। उसकी बात से होने लगा नहीं था कि श्लोक उनसे इतनी आराम से बात करेगा। अब आगे सुरेश जी ने आराम से श्लोक को देखकर कुछ सवाल किए। श्लोक ने बड़ी विनम्र से जवाब भी दे दिया। थोड़ी देर में दीवान परिवार खड़ा हुआ जाने के लिए। सुरेश जी हाथ जोड़कर बोले, अब हमें इजाजत दीजिए। सर कपूर परिवार खड़ा हो गया। दादा दादी, कैलाश जी और अंजलि जी चारों दीवान परिवार को छोड़ने आया बाहर। क्या सोचा है आपने, कैलाश जी ने आराम से सुरेश जी से पूछा। सुरेश जी गहरी सांस लेते हुए बोले, अंडस्को कितना भी सोचा जाए बेटी के लिए हमेशा ही काम होता है। आपको जब समय मिले आइए हमारे घर। सुरेश जी ने हाथ जोड़कर कहा। गाड़ी में बैठकर निकल गए। पापा क्या ये लोग सही है हमारे श्लोक के लिए, कैलाश जी ने कहा। तुम आज भी नहीं बदले हो, तुम आज भी लोगों को उनके चेहरे से उनको देखकर जांच करते हैं, दादाजी ने थोड़ी तेज आवाज में कैलाश जी से कहा। नहीं पापा वह बात नहीं है, मैं बस लोग श्लोक लिए अच्छा चाहता हूँ, कैलाश जी थोड़ा शर्मिंदगी से बोले। अगर तुम अपने बेटे का अच्छा ही चाहते हो ना तो अच्छा सोचो, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी निकलवाई है। अच्छे लोग हैं वो लोग, ज्यादा बड़े खानदान के नहीं, पर इज्जत है उनकी भी, दादाजी ने कहा। कल हम लड़की देखने जा रहे हैं और कल हम उन्हें आशी के बारे में ही बता देंगे, दादाजी ने ऑर्डर देते हुए कहा। वहां से कमरे में चले गए दादी उनके पीछे। पता नहीं सब लोग मुझे गलत ही क्यों समझते हैं, मैं भी अपने बेटे का अच्छा चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वह खुश रहे। कैलाश जी वही सीढ़ियों में बैठ गए। अंजलि जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक बार लड़की को देखने में क्या ही प्रॉब्लम है। कैलाश जी हाँ में सर हिला दिया। दोनों अपने कमरे में चले गए। श्लोक अपने कमरे में आया। आशी बेड में आराम से सो रही थी। उसे पार्टी में नहीं लाया गया था क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि श्लोक की अभी एक बेटी भी है और श्लोक आशी को उन लोगों से बिल्कुल दूर रखना चाहता था। श्लोक आशी के पास बैठ गया, उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडस्को प्रिया मैं जानता हूँ तुम दुखी होगी ना कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने वाला हूँ, पर मैं क्या करूँ, हमारी बेटी के लिए मुझे करना पड़ रहा है। वह दीवान परिवार से आशिकी के बारे में कहना चाहता था, वह सब कुछ ऑलरेडी क्लियर करना चाहता था। वह ये भी कहना चाहता था कि वह ये शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा है, पर दादाजी ने वादा किया था उससे कि वह खुद इस बारे में बात करेंगे, इसलिए वो शांत रहा। श्लोक वही सोचते सोचते सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग दादाजी ने सुरेश जी को फोन करके कह दिया था कि आज बोलो आ रहे हैं दीवान हाउस। ये हाउस दिखाने में बहुत खूबसूरत था, व्हाइट और ग्रे कलर के पेंट से पुता था। छोटा सा गार्डन जहां पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और एक झूला लगा हुआ था और बैठने को चेयर्स लगी थी। छोटा सा फाउंटेन बना हुआ था जिससे पानी आ रहा था और उसमें कई तरीके की मछलियां तैर रही थी। मेन गेट में वहां पर बहुत ही प्यारी पेट से तितली बनाई गई थी और उसके नीचे लिखा था वेलकम होम। बड़ा सा हॉल जिसमें सोफे रखे हुए थे, उसके सामने टीवी, दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल रखी थी, जस्ट उसके सामने किचन थी। सीढ़ियों के बीचों बीच एक फोटो फ्रेम लगा हुआ था जिस पर 4 लोग थे। ये फोटो दीवान परिवार की थी जिसमें सुरेश जी, महिमा जी, हीर, साहिल थे। ये हाउस ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 मंजिला का घर था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। इस घर में नीचे 3 कमरे और ऊपर 4 कमरे थे, जिसके नीचे 3 कमरों में सुरेश जी और महिमा जी रहते थे और ऊपर 2 कमरों में एक रूम साहिल का और दूसरा रूम हीर का था। आज सुबह से ही सारे नौकर इधर उधर लगे हुए थे काम करने में। महिमा जी आज पूरे घर की साफ सफाई करवा रही थी। सारे पर्दे हवा के नए पर्दे लगाए थे, सोफे के कवर चेंज कराए थे, सब कुछ। हीर की नींद सुबह के 10 बजे खुली। अपनी माँ की आवाज से उठ जा महारानी, और कितना देर सोने का विचार है। महिमा जी हीर का कंबल उसके ऊपर उससे हटा बोली, माँ थोड़ी देर और सोने दो ना, हीर ने अपनी अलसाए आवाज में बोली और फिर कंबल खींचकर उठकर सो गई। महारानी उठ जाए, घर में मेहमान आने वाले हैं और आप ऐसे सो रही है, चलकर किचन में हाथ बटाए। महिमा जी फिर से उसका कंबल खींच बोली।
कौन आ रहा है इतनी सुबह सुबह से? कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में इतनी सुबह आने की, कह दो मेहमानों से, हीर बैठते हुए बोली। महारानी सुबह के 10 बजे बज रहे हैं, सुबह नहीं हुई है, उठ जाए, आपके पापा ऑफिस जा चुके हैं, महिमा जी ने कहा। उसकी अलमारी से कपड़े निकलने लगी। ये सूट पहनकर रेडी हो जाना, मेहमानों के सामने थोड़ी अच्छे से रहना, महिमा जी हीर को समझा बोली। क्यों, मेहमान तो यहाँ खाने पीने आते हैं या मुझे देखने आ रहे हैं क्या? अंडस को हीर ने कहा। महिमा जी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। हीर को अचानक से एहसास हुआ उसने क्या कहा। उसने जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखा जो कि उसे देखकर हाँ में सर हिला रही थी। हीर जोर से चिल्लाई, नो वे, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली अभी। हीर, बच्ची जैसी हरकत मत करो, 23 साल की होने वाली हो, अब कब शादी करोगी तुम? जल्दी से नहा धोकर रेडी होकर नीचे आओ, किचन में मेरे साथ काम करवाओ, बहुत काम बाकी है। और हाँ, मेहमानों के सामने अच्छी लड़की बने रहना, ये लड़कों जैसे कपड़े मत पहनना और अपनी गुंडागर्दी इसी कमरे में छोड़कर जाना। अंडस को महिमा जी ने कहा। रूम से बाहर निकल गई। हीर का मुंह बन गया, जब देखो उसे शादी शादी के लिए कहते रहते हैं सब, उसे कोई शादी वादी नहीं करनी, अभी तो खेलने की उम्र है उसकी। हीर मुंह बनाते हुए नहाने चली गई। सिंपल टी शर्ट और लोअर पहनकर वह नीचे चली गई अपनी माँ के साथ किचन में काम करवाने। महिमा जी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। हीर को ऐसे कपड़े पहना देखकर उन्होंने कहा, अंडस को मेहमानों के सामने ऐसे कपड़े मत पहनना, जो सूट मैंने निकला है उसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। हीर ने मुंह बनाते हुए बस हाँ में सर हिला दिया। हीर शांति से अपनी माँ के साथ काम में हाथ बंटवाने लगी। महिमा जी ने उसे इतना शांत देखकर उससे कहा, लड़का अच्छा है, तेरे पापा को भी पसंद है, अच्छे घराने का भी है, तुझे भी लड़का जरूर पसंद आएगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि अभी शादी कर ले, अगर तुझे पसंद है तो हमारी भी हाँ है, वरना कोई जब जोर जबरदस्ती नहीं है तेरे ऊपर। हीर ने बस अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। 1 बजे बजने को आए थे, किचन का सारा काम हो गया था, सुरेश जी और साहिल भी घर आ गए थे। महिमा जी ने हीर को रेडी होने ऊपर रूम में भेज दिया था। हीर रूम में आए, अपने जुड़ा बने बालों को खोल दिया जिससे सारे बाल उसकी पीठ पर लहरा गए। हाय मेरे कितने प्यारे बाल, कभी किसी की नज़र ना लगे। हीर अंडस्को ने मिरर में देखकर खुद की नज़र उतारी, फिर कपड़े लेकर जल्दी से वॉशरूम चली गई जो महिमा जी उसके लिए निकल कर रखी थी। बड़ी बड़ी 6-7 गाड़ियां दीवान हाउस के बाहर आकर रुकी। पहली गाड़ी से दादा दादी बाहर निकले, दूसरी से कैलाश जी और अंजलि जी बाहर निकली। चारों अंदर चले गए। सुरेश जी और महिमा जी ने चारों स्वागत किया और अंदर आने को कहा। चारों पूरे घर में नजर फिर रहे थे। घर बहुत अच्छे से सजाया गया था। एक दीवार पर कई तरीके की फोटो फ्रेम लगी हुई थी जिसमें पूरी फैमिली की फोटो थी। कहीं पर हीर साहिल के बाल पकड़कर खींच रही थी, कहीं छोटी सी हीर अपनी फ्रॉक को पकड़े हुए थी, कहीं फ्लावर को पकड़े खड़ी हुई थी। एक फोटो में सुरेश जी और हीर थे जो कि ही उनकी गोद में बैठी हुई थी। चारों वहीं लगे सोफे में बैठ गए। महिमा जी ने चारों को पानी दी और नाश्ता दिया, पर चारों को तो इंतजार हीर का था। कैलाश जी सुरेश जी कुछ बातें करने लगे। अंजलि जी और महिमा जी दादी साथ बैठकर बातें करने लगी। अंजलि जी ने महिमा जी से कहा, आपकी बेटी कहाँ है? वह कमरे में, मैं लेकर आती हूँ। महिमा जी उठने लगी। साहिल ने उन्हें देख कहा, अंडस को माँ आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ दी को। महिमा जी ने हाँ में सर हिला दिया। साहिल सीढ़ियाँ चढ़ हीर के रूम की तरफ चला गया। जैसे ही उसने गेट खोल अंदर आया, बेड पर उसे उसकी बहन दिखाई दी बैठी हुई जो कि अपने फोन में कुछ कर रही थी। साहिल उसके पास आया और उसे ऊपर से नीचे देख बोला, ओ माय गॉड, यह मेरे घर की चुड़ैल इतनी सुंदर कैसे हो गई? शूट अप! हीर साहिल को मार बोली। चलो नीचे, आपके होने वाले ससुराल वाले आए हैं, साहिल ने कहा। हीर उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोली, अंडस को अभी मैंने जा नहीं कहा है, जो तुझे इतनी जल्दी पड़ी है मुझे भागने की? ऐसा ना हो मैं घर से तुझे रफा दफा कर दूं। ये घर ना मुझे खानदान से मिला है, ठीक है ना? और तुम, तेरी ससुराल वाली आज नहीं तो कल तो जाना ही है, फिर मैं करूंगा इस घर में राज 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 राज। अंडस को साहिल अपने दोनों हाथ उठा बोला। हीर उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए बोली, अंडस को ज्यादा राज राज मत कर, वरना ऐसा राज करवाऊंगी ना तुझे कि जिंदगी भर राज करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। साहिल अपना पेट पकड़ते हुए बोला, अंडस को दी कितनी जोर से मारा है मुझे, चलो नीचे, सब हमारा वेट कर रहे होंगे, तू ही अपनी बकवास लेकर बैठ गया। अंडस को हीर उसे देख बोली और बाहर निकल गई। साहिल भी उसके साथ निकल गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। अरे यार, कोई भी लड़की हो, चाहे उसे शादी करनी हो चाहे ना करनी हो, लेकिन जब उसके दिल में यह बात आ जाती नहीं कि कोई उसे देखने आ रहा है तो उसके दिल की धड़कन ना हमेशा बढ़ जाती है। साहिल हीर दोनों नीचे आए। सबकी नजरें हीर पर ठहर गई जो सर झुकाए हुए नीचे आ रही थी। दादी और अंजलि जी ने एक दूसरे को देखा और स्माइल कर दी।
महिमा जी ने हीर को पढ़कर एक सिंगल सीट सोफे में बैठा दिया। हीर ने सबको देखकर नमस्ते किया और आराम से वहीं बैठ गई, पर अभी तक उसने दादा दादी को नहीं देखा था क्योंकि उसकी नज़र नीची थी। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। किसी से प्यार हो जाए